अस्सलाम वालेकुम। नया दिन का आगाज, कॉफी का मग नहीं है मेरे पास, उसके साथ नहीं हम आज नया दिन का आगाज कर रहे। हम मुस्कुराने के साथ नया दिन का आगाज करें। किरण आज पहले फ्रेम में आ गई थी, लेकिन जब डिसाइड कर लिया है कि सलाम मैंने करना है तो भैया फिर मैं नहीं करना है। अच्छा, मेरा ध्यान उस तरफ नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, किरण आफ्ताब पेश खिदमत है। अच्छी बात, क्योंकि देखिए इब्तिदा इन्होंने कर दी, इब्तिदा होनी जरूरी भी होती है। कहा जाता है इंसान अपने मुश्किल दिन कभी नहीं भूलता, कभी भी नहीं भूलता। वो अपने दुख शुमार करता है, अजियत के लम्हात गिनता है, वाक़यात याद रखता है। ये उमूमी रवैया है। शख्सियात याद रखता है, कभी कभी लफ्ज़ भूल जाता है, लहजे याद रखता है। ज़िंदगी के सफ़र में नई यादें बनती हैं, पुराने मंजर धुंधला भी जाते हैं। मेरा ख़याल है कि कुछ याद रखना और कुछ भूल जाना ज़रूरी भी हो जाता है। वैसे मैं आज आपको बताती हूँ 3 ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्हें कभी नहीं भुलाना चाहिए। एक वो जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हों, यानी कि आपके लिए मददगार हों, आपके मददगार हों। और ऐसा शख्स जो मुश्किल वक्त में आपको छोड़कर चला जाए, उन्हें बेभरोसा कहते हैं, नाकाबिले एतमाद कहते हैं। ऐसे लोगों को याद तो रखना चाहिए। और इन सब से बढ़कर कभी ना भुलाने वाली भी एक शख्सियत है, और वो भला कौन है? वो शख्स जिसकी वजह से आप मुश्किल में फंसे हैं। ऐसे शख्स को कभी भूलना नहीं चाहिए, और ऐसे शख्स के लिए आप अपनी लुगत से जो लफ्ज़ चाहे इंतखाब करें और अदा कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरा ख्याल है अगर आप इन तीनों शख्सियत को अच्छी तरह याद रखेंगे ना, तब तो आप जिगर मुरादाबादी के मशहूर ज़माना शेर की अमली तस्वीर बन सकते हैं। मैं आपको याद दिला देती हूँ ये शेर। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। वैसे कुछ ऐसी ही दमदार शख्सियत से हम आपको आज मिलवाएंगे जो कम उम्र हैं, सही ऐसा, लेकिन ज़माने को बहुत कुछ सिखा रहे हैं, पाकिस्तान का नाम ऊंचा कर रहे हैं, रोशन कर रहे हैं। कुछ नए लोग होंगे, कुछ पुराने लोग होंगे, और ये सब लोग पाकिस्तान का पैगाम किस तरह आम कर रहे हैं, ये हम आज आपको जरूर बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन इस सब से पहले टॉप स्टोरीज आपके सामने लाएंगे। छोटी उम्र में बड़ा कारनामा, अमेरिकी जरीदे फोर्ब्स ने अंडर 30 एशिया की फहरिस्त जारी कर दी। नुमाया जगह बनाने वाले 9 पाकिस्तानी शामिल। रमजान से पहले गदागर आ गए, कराची की शाहराहों और बाजारों में भिखारियों की टोलियां, हौसला शिकनी के लिए इदारे भी मुतहर्रिक। और ईसा खेल की पुरसोज आवाज, अताउल्लाह खान ईसा खेल भी सुरीली धुनों से मदाहों के दिल पर करते रहेंगे राज। लाला होंगे आज नया दिन के मेहमान। और जिस तरह से आज हमने कहा था कि आपने बल्कि अपने ओपनिंग में भी कहा कि आज हम कुछ शख्सियत से मिलाएंगे, तो मैंने कहा टॉप स्टोरी पहली वही होनी चाहिए। मैं खुद से मिलवा देता हूं लोगों को। नहीं, मैंने खुद से क्यों मिलवाने लोगों को? मैंने कोई कहानी में बड़ा कारनामा नहीं किया, ना ही मेरा नाम फॉर्ब्स में है, मेरा नाम किथे भी नहीं। ऐथे तो है ना, ऐथे तो ना है मेरा। चलो कोई बात नहीं, जिथे भी है ना होना चाहिए। खैर, कम उम्री जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें बड़ा नाम अगर आपने कमा लिया है तो उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। कारोबार खड़ा किया, बेहतरीन तरीके से काम किया, 9 पाकिस्तानियों ने फोर्ब्स की फहरिस्त में जगह बनाई है, और अमेरिकी जरीदे ने अंडर 30 एशिया की फहरिस्त जारी की है। तो जो नुमाया जगह बना रहे हैं, तो इसमें खवातीन 5 खवातीन शामिल हैं। 5 खवातीन शामिल हैं। पहले जरा इनके नाम, इनके काम जानिए, उसके बाद हम अपने मेहमान से आपको मिलवाएंगे। किससे? क्यों? तरक्की की राहों में पाकिस्तानी नौजवान किसी से कम नहीं। 5 होनहार सपूतों ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया, फोर्ब्स की कारोबार से मुताल्लिक फहरिस्त में जगह बना ली। मारूफ अमरीकी कारोबारी जरीदे फोर्ब्स ने अपनी सालाना अंडर 30 एशिया की फहरिस्त जारी कर दी। अंडर 30 एशिया की फहरिस्त में 9 पाकिस्तानी नुमाया जगह बनाने में कामयाब हुए हैं, जिनमें 5 खवातीन शामिल हैं। पाकिस्तानी नौजवान जिया फारूकी, हसन उस्मान, हिना लाखानी और मुनीब मियां ऑनलाइन सफरी सहूलियात की कंपनी रोशनी राइड्स के शरीक बानी हैं। चतराल की खिलाड़ी करिश्मा अली भी फहरिस्त में शामिल हैं, जिन्होंने दुबई में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और इनकी टीम AFL इंटरनेशनल कप में हिस्सा लेने वाली पाकिस्तान की पहली खवातीन की टीम थी। अहमद रऊफ ईसा पाकिस्तान में सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म टेलीमार्ट के शरीक बानी हैं।
लैला कसूरी ग्लोबल ग्रीन तरक्याती इदारे में पानी के तज्जियाकार के तौर पर काम करती हैं। ज़ैन अशरफ सीड आउट के बानी हैं। ये पाकिस्तान का पहला गुर्बत और बेरोजगारी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो बिजनेस फ्री माइक्रो फाइनेंसिंग के साथ कारोबारी इदारों को कायम करके गुर्बत के खात्मे के लिए काम करता है। ज़ैनब बीवी पाकिस्तान में कचरे से तवानाई बनाने वाली एक तंजीम की सरबराह हैं, जिन्होंने 2013 में पाकिस्तान रिन्यूएबल एनर्जी सोसाइटी को कायम किया और अब तक इनकी तंजीम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर चुकी है। तो एक तरफ तो फोर्ब्स की फहरिस्त में शामिल कम उम्र कारोबारी शख्सियात हैं, इन्होंने नाम रोशन किया पाकिस्तान का किस मरहले पे जाके, किस मकाम पर जाकर, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि मुल्क के मेमार अपना मुस्तकबिल रोशन बनाए तो कैसे। ये बुनियादी मसला बनता जा रहा है कि गाइडलाइंस नहीं है। स्कूल से कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी का जाने वाला ज़माना याद, ज़्यादातर नौजवानों को भी ये इल्म नहीं होता कि कौन सा सब्जेक्ट लें, किस फील्ड में उनके लिए बेहतरीन मौक़े मैसर होंगे। आज इसी सारे मामले पर बात करेंगे। दो सवाल हमारे पास हैं। एक तो ये कि इतनी कम उम्री में अपना नाम किसी ने बनाया तो कैसे। दूसरा ये कि वो तलबा, वो स्टूडेंट्स जो हमारे साथ हैं, हमको अभी देख रहे हैं, नया दिन देख रहे हैं, आज हम कोशिश करेंगे उनको सिखाने की भी कि आखिर काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है और एक बेहतरीन मुशीर तक आप पहुँच कैसे सकते हैं। पहले अब इस मामले पर रिपोर्ट देखिए, फिर हम बात करेंगे। साइंस बहुत मुश्किल है, तुम आर्ट्स से पढ़ लो, आर्ट्स में कोई स्कोप नहीं। अरे अकाउंट्स पढ़ने वाले बहुत तरक्की करते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ो तो बाहर नौकरी मिल जाएगी। ये वो अल्फाज हैं जो स्कूल से कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए बतौर मशवरा अमूमन सुनाई देते हैं। बच्चे को अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए किस फील्ड और किन सब्जेक्ट्स का इंतखाब करना चाहिए, हमारे मुल्क में एजुकेशन कंसल्टेंसी ना होने के बाइस एक मुश्किल मरहला बन जाता है। कहीं बच्चे वालिदैन की मर्जी और दूसरों के मशवरों के बाइस इन सब्जेक्ट्स या फील्ड्स का इंतखाब कर लेते हैं जहां नुमाया कामयाबी हासिल करना उनके बस की बात नहीं होती। किसी भी तलबा की सलाहियतों को निखारने के लिए जरूरी है कि उसकी पसंद और दिलचस्पी का ख्याल रखते हुए उस फील्ड के लिए पढ़ाया जाए जहाँ वो कुछ कर दिखाने का जज्बा रखता हो। अरे ये हमारे ज़माने में ऐसा क्यों नहीं होता, कैरियर की बात ही नहीं होती थी। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, उसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अब ऐसा होता है और अब मामला बड़े बदल रहे हैं, ऑप्शंस भी दिए जाते हैं और स्टूडेंट्स खुद उस पर अमल भी करते हैं। लेकिन कैरियर काउंसलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर जो कैरियर काउंसलर शहजाद कमर साहब। सर वेलकम टू नया दिन। मुझे याद है बच्चों की सिक्योरिटी से मुतालिक भी बड़ी ज़बरदस्त आपने हमसे गुफ्तगू की थी गुज़श्ता साल। कैरियर काउंसलिंग आपको क्या लगता है कि कितनी इसमें अब तब्दीली आ चुकी है? क्योंकि हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं था, बस मेडिकल इंजीनियरिंग, लेकिन अब तब्दीली बहरहाल आई है। अब सोचते हैं लोग, पेरेंट्स भी फोकस होते हैं, बच्चे भी फोकस्ड होते हैं। जी बहुत ज़रूरी है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप यूँ लगा लीजिए कि ये ऐसा ही है कि किसी को अपने ब्लड ग्रुप के बारे में ना पता हो और उसको कोई रॉन्ग ब्लड ग्रुप लगा दिया जाए तो क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है दुनिया में कि जहाँ पे हमारे बच्चे ग्रेजुएशन क्या मास्टर्स तक पहुँच जाते हैं, वो ये नहीं जानते कि उनको बनना क्या था, सही या वो पढ़ना क्या चाहते थे। बहुत सारे लोग मास्टर्स करने के बाद सोचते हैं कि हम ये तो नहीं पढ़ना चाहते थे और हम ये तो नहीं बनना चाहते थे। इसलिए पाकिस्तान के अंदर इस बात की बहुत कमी है। और मैं बताऊँ कि एक ज़माने में काम मुश्किल भी था, मगर अब ये काम इतना आसान हो चुका है जिस एक से ब्लड ड्रॉप से आप किसी का ब्लड ग्रुप बता सकते हैं। इसी तरह से सिर्फ थोड़ी ही देर के अंदर कुछ सवालात को देखकर आप बच्चे से पूछकर ही बता सकते हैं कि इस बच्चे को क्या बनना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। और जबकि बच्चे को खुद नहीं पता इस बारे में कि वो क्या बनना चाहता है। जी बच्चे को इसलिए नहीं पता है कि उसको तो अभी जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें माँ बाप और पेरेंट्स को और टीचर्स को इसके बारे में पता होना चाहिए और बहुत आसान हो चुका है। तो एज ब्रैकेट कौन सी है, मतलब ये मैट्रिक से पहले ही मालूम हो जाता है या मैट्रिक के बाद पता चलता है? देखिए ये इतनी अल्लाह ताला ने इसको, चूंकि बहुत ज़रूरी बात थी इसलिए अल्लाह ताला ने भी इसको बहुत आसान रखा हुआ था। दुनिया भर के अंदर ग्रेड 3 के अंदर हम बच्चों बता सकते हैं कि इस बच्चे ने क्या बनना है या इस बच्चे ने किस तरीके से जो है वो इस बच्चे को किस तरीके से हमने लेके चलना है। देखिए अब इसमें मैं आपको अगर ये कहूँ कि अगर सबसे आसान काम जिसमें आसानी पैदा की है वो की है डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने। डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उन्होंने 20 साल तक रिसर्च करने के बाद ये बताया कि दरअसल हम में से हर इंसान 8 तरह का ज़हीन है, उसमें 8 इंटेलिजेंसेस मौजूद हैं। अगर हम इन इंटेलिजेंसेस को समझ जाते हैं, जो कि आप ग्रेड 3 में भी समझ सकते हैं, अगर आप इनको समझ जाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इस बच्चे को क्या बनना है। ओके। हमारे एक छोटा सा मसला ये है कि हम ये कहते हैं पहले ज़रा तुम इंजीनियरिंग कर लो,
फिर सोचो क्या बनना है। हालांकि ये उलट बात है, होना ये चाहिए कि पहले पता होना चाहिए कि क्या बनना है। स्कूल में ही ये आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि आपने क्या बनना है। इस दौरान जब आप बात करें, मैं ज्वाइन कर चुके अहमद रऊफ, अंडर 30 फोर्ब्स मैगजीन में जब नाम आए तो इनका नाम भी है उसमें, और किस तरीके से इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया और किस तरीके से इन्होंने अपना नाम बनाया, उन्हीं से बात करेंगे। वैसे हम अभी क्योंकि कैरियर काउंसलिंग की बात करें तो क्या आपके वक्त में भी ऐसा नहीं था कि यार आइदर प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग, नो अदर ऑप्शन? और आपका करियर काउंसलर था कौन? वैसे मेरे केस में बड़ा आसान था। मेरे करियर काउंसलर मेरे फादर थे, जिन्होंने वैसे इतना ज़्यादा खुद नहीं पढ़ा, तो ही वॉज अ बीकॉम पास। तो उन्होंने हमेशा यही किया कि यार, उन्होंने बोला यार लाइफ को हमेशा प्रोडक्टिव बनाए, सही, लाइफ को हमेशा अच्छा बनाए, और जो चीज़ आप हमेशा से हम लोग सुनते हैं कि यार जो करने का दिल हो वही करो। तो मेरे फादर ने हमेशा वही किया कि जो बनने का दिल हो। तो ऑफ कोर्स आई वाज नॉट गुड इन स्टडीज, तो मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं डॉक्टर इंजीनियर तो बनना नहीं। पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, फिर भी इतना बड़ा नाम इन्होंने बना लिया। ये मोटिवेशन क्या थी इसके पीछे? ये देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि फॉर मी, मुझे ऐसा लगता है कि यार आप कुछ भी करें, आउट ऑफ द बॉक्स करें, डिफरेंट करें, तो हमेशा आई बॉल्स आपके पास आ जाते हैं। तो हम लोग जो भी जो काम करते हैं उसमें हमेशा यूनिकनेस डालते हैं। यूनिकनेस का फ्लेवर होगा तो इसके लिए आपका बड़ा आसान हो जाएगा। कोई भी बंदा आपको देखना शुरू कर देगा कि यार ये चीज़ कुछ अनोखी कर रहा है, डिफरेंट कर रहा है, भले छोटी कर रहा हो, लेकिन आपके उसके बाद आई बॉल जरूर जाएंगे। हम उसी पे काम कर रहे हैं और वही चीज़ हमें प्लस पॉइंट हमेशा। और अब हम देखते हैं अक्सर नौजवान ऐसे हैं, भले उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली हो, बट वो अपना बिजनेस करना प्रेफर करते हैं। वो चाहे कोई एप्लीकेशन बनाकर हो, चाहे किसी के साथ लिंक करके बिजनेस हो, या अदरवाइज कोई और ऑप्शन हो। तो आपका ये जो बिजनेस मॉडल था, ये था क्या? देखिए, हम लोगों ने 2014 में स्टार्ट किया और मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च किया। आई एम ई कॉमर्स बायर, मैं खरीदता बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ना, तो मेरे लिए मैं इंटरनेशनल स्टोर से खरीदता हूँ, लोकल स्टोर से खरीदता नहीं था, क्योंकि उस टाइम ट्रस्ट फैक्टर बड़ा कम था जब मैं स्टार्ट करा था। तो मुझे था कि यार जब मैं बाहर से चीज़ खरीद रहा हूँ, बाहर जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, जिस तरह का ई कॉमर्स चल रहा है, पाकिस्तान में वो चीज़ क्यों नहीं है? और जब वो चीज़ पेनिट्रेट होते होते इंडिया तक पहुँच गई तो ऑटोमेटिक पाकिस्तान में उसका फ़ौरन किसी भी टाइम आना शुरू हो जाएगी। तो हमने सोचा कि अच्छा टाइम है, इसमें स्टेप इन करना चाहिए इंडस्ट्री में। हम लोगों ने स्टेप इन किया। तो टेलीमार्ट ने हमेशा जब भी काम किया है तो उसलिए पहले तो हमने यूनिक बिजनेस मॉडल पे काम करना शुरू किया। सही। तो हम लोगों ने सिर्फ ऑनलाइन स्टोर नहीं रखा, हमने कन्वेंशनल जो आपका रिटेल मॉडल है उसको प्लग इन दिया इसमें हम लोगों ने अपने बिजनेस में, ताकि वो एक ओमनी चैनल बन जाए। पाकिस्तान में इस वक्त भी हम लोग 4-5 साल से भी काम कर रहे हैं, 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं, लेकिन 5 साल के अंदर अगर आप देखें तो सिर्फ 1% अभी टोटल रिटेल का ई कॉमर्स है, ओनली 1%। 99% कन्वेंशनल रिटेल अभी भी चलता है। तो हम लोगों ने अपने रिटेल मॉडल को भी डेवलप किया पैरेलल। इसका रीज़न ये है कि हम 99 को क्यों छोड़ेंगे हाथ से, हम सिर्फ 1 के पीछे भागेंगे क्या? ये अपने ड्रीम्स को, अपने शौक को फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँचे। अब ज़रा उस बच्चे के बारे में जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो वालिदैन देख रहे हैं, उनको समझाइए कि अगर आप अपने बच्चे पर अपनी मर्जी थोपेंगे तो वो ऐसा नहीं निकल सकता। वो कितना दुख से गुजर रहा होगा और वो जो बन सकता है वो नहीं बन सकेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, पाकिस्तान के अंदर हो ये रहा है कि बच्चों के अंदर एक ख़ास किस्म की नाउमीदी पैदा हो जाती है जब ख़ास टाइम के बाद वो देखते हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब अल्लाह ताला ने हर बच्चे से ये बात करें यूनिकनेस की, अल्लाह ताला ने भी हर बच्चे को यूनिक पैदा किया है। बेशक। जिस तरह से हम में से हर एक के अंगूठे का ये निशान जो है ये यूनिक है, इसी तरीके से हर इंसान की पर्सनैलिटी यूनिक है। हमें इसमें सिर्फ करना ये होता है कि ग्रेड 3 के बाद से ही पेरेंट्स को और टीचर्स को बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ये कहती है कि आपका कोई एक इंटेलिजेंस टॉप पे होगी, एक लोएस्ट होगी, 6 एवरेज होंगी, और ये इतना आसान है। 36 क्वेश्चन हैं खाली। और जब हम वो पेरेंट्स की वर्कशॉप्स कराते हैं, टीचर्स की वर्कशॉप्स कराते हैं, हत्ता कि जहाँ बच्चे भी अगर बैठे हों तो निकलने के बाद कह रहे होते हैं अम्मी मैं ये हूँ ना, अम्मी मुझे ये बनना चाहिए ना। तो रिसर्च ने काम को आसान कर दिया। इस रिसर्च के नतीजे के अंदर बच्चे अपने आप को पहचानते हैं और उसके बाद वो कहते हैं चूँकि मैं ये हूँ, मुझे अल्लाह ने ये बनाया है, तो अब मुझे ये पढ़ना होगा। और ये रिवर्स चलता है। आपको जो बनना होता है उसके लिहाज से आपको अपने मास्टर, उसके लिहाज से ग्रेजुएशन, उसके लिहाज से इंटरमीडिएट, उसके लिहाज से 9-10 करना होता है। हम चलते हैं पहले से एक ट्रैक पर आप चढ़ जाएंगे तो आप अच्छी दुरुस्त सिमत में जाएंगे। जहाँ जाना है आपने वैसे ग्रेड 3 में सोच लिया था? नहीं, ग्रेड 3 में नहीं, उसके बाद लेकिन सोच लिया था। कब सोचा था? यार स्कूल लाइफ में ही सोच लिया था कि यार बिजनेस करना है, बिकॉज बिजनेस इज समथिंग जो ज़्यादा अपील करता है हमें। ट्रेडिंग ऐसी है, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। मतलब आपने सही स्कूल में समझना शुरू कर दिया था इसमें, लेकिन अब कारोबार करने वाले जो शख्स हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ स्टार्टअप्स, वो घबराते हैं यार ये सरमाया डूब ना जाए। और सिर्फ यही नहीं, वो लोग जो अपने प्रोफेशन को स्विच कर रहे हैं और बिजनेस की तरफ आना चाह रहे हैं, जरा उनके लिए हमें कुछ बताएं।
देखिए प्रॉब्लम पता है क्या होता है, जैसे इन्होंने बोला कि लोगों को लगता है कि यार हम जो पैसे जब कोई लगाए काम शुरू करने जो पहले लफ्ज़ी प्रॉब्लम आ गया। कंटिन्यू प्लीज, आप बताएं। अब लोग इसी चीज को सोच के चल रहे होते हैं कि यार मैं ये करूंगा तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा, डर खौफ है। तो वो जो डर खौफ है ना, उसी को पहले तो आपको एलिमिनेट करना है। मैंने जब लॉन्च की 2014 में कंपनी, तो हम लोगों ने 1.5 साल पहले उस पर रिसर्च की है। सही, ऐसे हमने स्टार्ट नहीं करी कंपनी, किसी ने मशवरा दिया तो आप ना कर लें, पहले रिसर्च करें, अपना इंटेंशंस देखें, अपना इंटरेस्ट देखें। आपको ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट जरूरी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यार मैं जिस चीज में स्टेप इन कर रहा हूँ, क्या इसमें कंपटीशन आ सकता है, किस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है इस चीज को इंपोर्ट कराने में या मंगवाने में या बेचने में। तो इस तरह की अगर आप प्लानिंग नहीं करते तो आपके पास कोई प्लान नहीं है अगर चीजों को लॉन्च करने का, तो हमेशा आपके साथ यही होगा। और पहली दफा मैं कहता हूँ कि जो बिजनेस कर रहा है उसको अगर अच्छी तरीके से रिसर्च करके तरीके से उसको नहीं चलाता और पहली दफा फेल करता है, तो वापस उसके लिए खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? उसके अपने पेरेंट्स भी उसके खिलाफ होते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको पहले ही इतनी अच्छी वर्किंग करके किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना है कि आप जब स्टेप इन करें मार्केट में तो आप अपनी एक छाप छोड़ जाएं। और क्या ऐसा मुमकिन है किसी के लिए जो आगाज़ करना चाह रहा है किसी बिजनेस का विदाउट एनी कैपिटल, विदाउट एनी सपोर्ट, वो पॉसिबल है उसके लिए? बिल्कुल है, सही। देखें हमारे जैसे बिजनेस में, जैसे ई कॉमर्स है, सही है, हम एक कैटेगरी चलाते हैं हमारी, जो कि हम गोल्ड प्लेटेड चीज़ें बनाते हैं। हम दुनिया के 4 बड़े रीसेलर्स में आते हैं गोल्ड के। हम लोग सोने के फ़ोन्स बनाते हैं, सोने के लैपटॉप, सोने की घड़ियाँ, हर चीज़ हम गोल्ड प्लेटेड बनाते हैं। जी भी गोल्ड है, मेरा फोन भी गोल्ड है। देख लीजिए बाहर निकले जब ये तो अच्छी में रहते हैं यार, ऐसी घड़ी पहन के जा रहे हैं, ये हिम्मत है, आपके अंदर कोई डर खौफ नहीं है। नहीं, अब देखिए ना, अब हम जो चीज बनाते हैं वो कैरी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगी, ठीक है? तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, बिल्कुल। अब मेरे पास कोई भी चीज गोल्ड की रेडी नहीं होती। ओके, द बेस्ट पार्ट ऑफ माय बिजनेस कि मैं जीरो इन्वेंट्री पे काम करता हूँ, सही है। ऑर्डर लेते हैं पहले, हम ऑर्डर लेते हैं, कंफर्मेशन होती है, उसके बाद हम ऑर्डर करते हैं, इसके बाद आती है, कस्टमर को डिलीवर होती है। अब खुद पैसा लगाना नहीं पड़ता है। हाँ, क्योंकि अगर मेरे पास गोल्ड में 650 SKUs है, अगर मैं उसकी सिर्फ इन्वेंट्री कैरी करने जाऊँ तो शायद 1-2 अरब रुपए की हो जाएगी। कोई बात नहीं, कभी लगाना पड़ गया पैसा, अपनी घड़ी का लगा जो आपके कनेक्शंस हैं, अगर आप उनको प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश करें तो आप खसारा कम हो सकते हैं, प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। जी 100% हो सकता है। ओके, और अगर हम इसी एग्जांपल को स्टूडेंट्स के और पेरेंट्स के और फिर स्टूडेंट काउंसलिंग के रिलेशन में देख लें तो भी ऐसी बात बनेगी? देखिए असल चीज़ जैसा आपने कहा कि पैसे चाहिए होते हैं, असल चीज़ पैसे नहीं, सलाहियत चाहिए होती है। जो असल इन्वेस्टमेंट है वो सलाहियत की है। और अगर हम बच्चों को, जिस तरह से ये बात कह रहे हैं, अगर हम बच्चों को स्कूल के अंदर से जो बेसिक स्किल्स हैं बिजनेस की या उसकी पर्सनैलिटी की अगर हम डेवलप करना शुरू कर दें तो बहुत यंग एज के अंदर CEOs और एग्जेक्टिव जिस तरह खुद ही इसकी एक मिसालें निकल सकते हैं। लेकिन चूंकि हम वो स्किल्स पैदा नहीं कर पाते, सॉफ्ट स्किल जो ज़रूरत है बिजनेस के लिए, नतीजे हमारे बच्चे डिग्री लेकर घूम रहे होते हैं। तो करियर काउंसलिंग के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, तरबियत बच्चों की, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, साथ आप मौजूद थे, और अहमद आपको भी शुक्रिया। वक्त बहुत कम था, हमें क्विकली ज़रा आगे बढ़ने से बच्चों की आपने बात की, ग्रेड 3 में क्या होना चाहिए ये भी हमने सीखा। लेकिन आपको मालूम है एक बच्ची ऐसी है जो कहती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, सीख सकते हैं। जी, वो नकली बीमारी उसका बहाना है। ये बर्तानिया की 6 साल बच्ची है जिसने वालिदैन को ऐसे कुछ चकमा दिया ना, ऐसे कुछ चक्कर चलाया है इसने। किरण लिली इसका नाम है, स्कूल से छुट्टी करना थी, इन्होंने पूरे जिस्म पर चिकन पॉक्स के निशान खुद से बना लिए। ये आइडिया स्कूल में चिकन पॉक्स के मुतासिरा क्लास फेलोज को देखकर उन्हें आया था। अब उनके जो अम्मी अब्बू है ना, बच्ची की शरारत और चालाकी पर पहले तो जरा घबराए, परेशान हुए, फिर स्कूल से छुट्टी के इस मुनफरिद आइडिया पर हैरान हुए। लिली की नकली सी इस कोशिश का भांडा उस वक्त टूटा जब वालिदैन ने जिस्म पर निशानात के जाली होने का पता लगा लिया। उनको नजर आ गया कि ये तो झूठ था। फिर ये हुआ कि ना छुट्टी मिली और ना ही कोई मौज मस्ती का मौका मिला, बल्कि मैं जानना तो ये चाह रहा था कि फिर खाना भी मिला या नहीं मिला। भोली सूरत पे बिल्कुल ना जाए बिल्कुल ना जाए। और कि मैंने पूछा है खाना मिला या ना मिला, क्योंकि रोटी 1 मिली या 2 मिली, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। हाजिर है ब्रेक के बाद। शोएब, मैं ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 1 रोटी 2 रोटी किस्सा क्या है? अरे यार, सोशल मीडिया पर चर्चा हो रहा है कि 2 नहीं 1 रोटी खाएं। स्पीकर KPS असेंबली मुश्ताक गनी ने पाकिस्तान में मौजूद गुर्बत के खात्मे के नया फार्मूला दिया है, और मुश्ताक गनी के मुताबिक हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। क्या उन्होंने कहा, पहले वो सुनवाते, फिर मजीद उन्हीं से बात भी करेंगे कि आखिर कहा क्या, इतनी ट्रोलिंग हो रही है। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। 2 रोटियों के बजाय 1 पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। बट इंशाअल्लाह अल्लाह वो दिन जरूर लाएगा, और बहुत जल्द, कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियां खा सकेंगे।
तो ये थी वो बात जिसके ऊपर खूब शोर शराबा हो रहा है, खूब तनकीद हो रही है और मुश्ताक गनी साहब हमको ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो अगला सवाल उन्हीं से करते हैं। मुश्ताक गनी साहब, कुछ हिस्सा तो हमने आपकी गुफ्तगू का सुनवाया, आपको पता है बहुत तनकीद हो रही है आपके ऊपर? जी बिल्कुल पता है, और खासा मैं मशहूर हो गया हूँ इस बयान के बाद। बात यह है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, भुट्टो साहब ने कहा था कि घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो क्या घास खा लिया था कौम ने? ये एक मैंने मुहावरतन बात की कि अभी चूंकि महंगाई है, कोई शक नहीं, मुल्क के ऊपर कर्जों का बोझ है, कोई शक नहीं, मुल्क जो है बड़े मुश्किल बहरानों से अभी इमरान खान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने तो किफायत शारी की पॉलिसी की तरफ इशारा किया कि ये ना बिजली का हमारा थोड़ा कम इस्तेमाल कर लें, गैस का हमारा बिल कम हो जाए, क्योंकि लोगों की दस्तक से बाहर होती जा रही है चीजें। तो मैंने तो किफायत शारी की बात की है, वो भी कुछ अर्से के लिए। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि 1-2 महीने में इंशाल्लाह ताला इन्वेस्टमेंट भी आ रही है और हालात भी बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद 2.5 रोटी खा सकेंगे। ये तो नहीं कहा कि लोग 1 रोटी खाएं। और एक तनकीद और भी, जरा उसका भी जवाब दे दे लगे हाथों। लोग ये कह रहे हैं कि जी ये सारे मशवरे आवाम के लिए हैं, कुछ काबीना के लोगों के लिए और कुछ वज़रा के लिए भी है क्या इसमें? क्या ये मशवरा उनके लिए भी है? देखिए, आपने पंजाब असेंबली का देखा कि वहाँ तनख्वाहें बढ़ी तो इमरान खान ने कितना सख्त नोटिस ले लिया, और तमाम ऑफिस जो हमारे हैं, जो फंक्शंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, सिर्फ चाय के साथ 4 बिस्किट की इजाजत है। बहुत ज्यादा किफायत शारी की पॉलिसी पे गवर्नमेंट अमल कर रहा है, कोई गैर जरूरी खर्चा नहीं करने दिया जा रहा किसी को भी। और मैं यही बात कर रहा हूँ अपने उस बयानिए में कि हमें किफायत शारी की तरफ जाना चाहिए, अवाम भी किफायत शारी करे, अपना बिल कम करे, बिजली, गैस, पेट्रोल, ये चीजें। बिल्कुल, आपने उसमें जिक्र किया बिजली गैस आए तो फिर हम वाकई इसका इस्तेमाल भी अगर आए तो, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि पेट पे पत्थर बांधे सर, बिल्कुल। और आपने जिस तरह कहा हिकमत और दानिशमंदी का मुजाहरा करें, लोगों ने उसका जिक्र नहीं किया, लोग जिक्र करें रोटी का। वैसे आप, क्योंकि आप साथ मौजूद हैं, वैसे ही पूछ रहा हूं मैं आपसे, अवामी नुमाइंदे प्रेसिडेंट सेट करते हैं, आपकी जिंदगी में कितनी तब्दीली आई है? आप खुद कितना बदल रहे हैं इस हिकमत दानिशमंदी का साथ देते हुए? बिजली, गैस का इस्तेमाल, बाकी चीजों का इस्तेमाल। आप यकीन माने कि मैं अपने घर के, जो मेरा सरकारी घर है, मैं खुद लाइटें ऑफ करता रहता हूँ, मुलाजमों को दबाता रहता हूँ कि क्यों गैस लाइट ऑन है। मैं अपनी पुलिस की प्रोटोकॉल भी साथ नहीं रखता, अपनी एक गाड़ी लेके जाता हूँ ताकि पेट्रोल की बचत हो दूसरी गाड़ियों की। मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है जो 3 किलोमीटर करती है 1 लीटर में, मैं उसको हाथ भी नहीं लगाता, यूज ही नहीं करता। हम सारे देखें, कल अल्लाह अच्छा दिन लाएगा, मुल्क अब चोरों के हाथों में नहीं है, करप्शन बंद है, तो इंशाल्लाह ये अवाम पर पैसा खर्च होना है। लेकिन ये बात तोड़ मरोड़ के कहां से कहां पहुंचा दी कि रियाम खान भी ट्वीट कर रही है और बड़े बड़े एंकर ट्वीट कर रहे हैं इसके ऊपर, मैं तो हैरान हो गया, मैंने क्या कहा? और ये सारा कुछ सर ये ट्रोलिंग इसलिए भी इतनी हो रही है क्योंकि पहले कहा था खान साहब में 6 महीने का वक्त देते हैं, घबराना नहीं है, तो लोग पूछते हैं सर आप घबरा लें, तो अब आप कह रहे हैं 1-2 महीने और दे दें, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। सर कोई टाइमलाइन वाजे देंगे तो अवाम भी साथ देगी। देखिए, हालात आपके सामने हैं। जब इमरान खान साहब ने इलेक्शन के बाद टेक ओवर किया तो क्या सूरत हाल थी? अभी 8-9 अरब डॉलर का कर्जा आपने वापस करना है, ये पैसे हमने तो नहीं लिए थे, इमरान खान साहब ने तो नहीं लिए। सर तो वो बड़ी बड़ी तकरीरें कि 6,000 अरब रुपए वापस आएंगे, इतने अरब वापस आएंगे। देखिए, हमारे रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, हमारे पास इतने ज्यादा इन्वेस्टर आ रहे हैं कि आपकी सोच है। मैं खैबर पख्तूनख्वा की सिर्फ बात बताऊं आपको, अच्छा। कोई दिन नहीं कि हमारे पास इन्वेस्टर ना आ रहे हो, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो गया, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, रोजगार के मौके निकलेंगे, और ये महंगाई जो आरजी महंगाई है इंशाल्लाह ये बिल्कुल नीचे धराम से। सर कोई डेडलाइन आपको क्या लगता है कि 6 महीने बाद डॉलर की प्राइस भी नीचे आएगी, महंगाई भी खत्म हो जाएगी? जितनी तेजी से आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, डिलीवर कितने दिनों में हो जाएगा? ये सम्राट आम आदमी तक कब तक पहुंच जाएंगे? इंशाल्लाह अल्लाह की जात से हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से काम किया जा रहा है, इतवार के दिन भी इमरान खान साहब दफ्तर में बैठे हुए होते हैं, बिल्कुल कोई अपनी प्राइवेट लाइफ रखे छोड़ ही दिया उन्होंने, और हर शख्स काम कर रहा है इस वक्त, और इंशाल्लाह जल्द ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नजर आएंगे। आप कह रहे हैं कि जल्द डेडलाइन है कि जल्द होगा। ये तहरीक इंसाफ की भी डेडलाइन है कि जल्द होगा, बहुत जल्द होगा। बहुत शुक्रिया साहब मौजूद थे। और फिर भी बात वही हो रही है किरण, अगर उन्होंने कर ही दी बात कि 2 नहीं 1 रोटी खाएं, तो वैसे कितनी रोटी, आप कितनी रोटी खाती हैं?
मैं क्यों बताऊं कि मैं कितनी रोटी खाती हूँ, लेकिन मुझे कितनी रोटी खानी चाहिए, Yes. सवाल ये है। तो साइमा रशीद हमारे साथ है, डाइटिशियन है। आप वेलकम टू नया दिन। अभी आपने सारी गुफ्तगू सुनी, ये बताए ना मुझे कि अगर कोई किसी को ये मशवरा दे दे कि आप 2 की जगह 1 रोटी खाइए, ये गुस्सा आने वाली बात है? क्या 2 ही रोटियां चाहिए होती है खाने के लिए या इससे ज्यादा खानी चाहिए? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया समा टीवी का मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का कि मैं इस टॉपिक पे आके ज़रा व्यूअर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। हर इंसान की रिक्वायरमेंट हर उम्र के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, हिस्से हमारे होते हैं। जब ग्रोइंग एज होती है बच्चों की कैलोरी डिमांड्स डिफरेंट होती हैं, इन्फेंट्स की अलग होती हैं। फिर उसके बाद टीन एज लाइफ आती है, फिर जिसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसमें हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत मुख्तलिफ हो जाती है। ग़िज़ाई ज़रूरत मुख्तलिफ होती है, वो वक्त के साथ बढ़ती है। अच्छा, फिर इसमें मेल फीमेल जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से, हाँ, अच्छा, मेल फीमेल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। और प्रेगनेंसी में जैसे जो भी हमारे ग्रोइंग फेजेस होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फेजेस, उसमें हमारी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। वो माएँ जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो अपने बच्चों को फीड कराती हैं, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ओल्ड एज पर्सन्स की डिफरेंट हो जाती है, तो एक ही पैरामीटर सबको जज करने का नहीं होता, पहली बात, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक बॉडी स्ट्रक्चर भी होता है। तीसरा एक अल्लाह ताला ने जैसे कि हर इंसान की बॉडी की एक मेटाबॉलिक रेट है हमारा, यानी एक स्पीड है जिससे कैलोरीज बर्न होती हैं। हो सकता है मैं और आप सेम एज के हैं, सेम हाइट वेट है, लेकिन मेरी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट है, तो मेरी कैलोरीज जल्दी जल्दी मेरी बॉडी खर्च करती है, मैं इसलिए पतली हूँ। और दूसरा बंदा वही खाना खा रहा है लेकिन उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है। इस सारी गुफ्तगू से मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि गनी साहब ने ऐसी कोई बात कर दी है कि जो मुमकिन नहीं है। मतलब 1 रोटी 2 रोटी, मुझे तो लगा था शुरू में कि अगर वो ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी जो है ना वो भूख बचा के खाओ तो ये फायदे में जाता है आपके। देखिए, ये मुझे जो इनका एक सेंट्रल आइडिया समझ में आया है ना, वो ये है कि नो डाउट अबाउट इट के इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी म्याना रवी का हुक्म हमें दिया गया है, और पेट भरना नहीं चाहिए, थोड़ा खाली छोड़ना चाहिए। ओवर ईटिंग करेंगे आप तो आपको यू हैव टू पे द कॉस्ट फॉर दैट रॉन्ग आइडिया। आपको ओबेसिटी होगी, उससे रिलेटेड डिफरेंट डिजीजेज होंगी, तो एक बैलेंस क्रिएट करना। मैं अपने मरीजों को ये बात समझाती हूँ कि देखिए, एक तराजू की एग्जांपल लें कि तराजू के 2 साइड हैं। अगर आप एक साइड पे कैलोरीज डाल रहे हैं और दूसरी साइड पे एक्टिविटी है और उनमें बैलेंस है, तो यू आर गोइंग टू हैव नो प्रॉब्लम्स। आपको जितना आप खा रहे हैं उतना खर्च कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ होता है? व्हेन देयर इज एन इम्बैलेंस, कि डाइट इनटेक तो इतना ज़्यादा है कि आपका ये वाली साइड इतनी हैवी और एक्सरसाइज वाला पार्ट कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पे कि मेरे घर में जो मेड्स काम करती हैं वो 2-2, 3-3 रोटियां खाती हैं, बिकॉज और वो इतना काम करती हैं, ठीक है, वो मुझसे भी ज़्यादा लीन एंड थिन है। उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होंगी। मैं अगर सिटिंग जॉब कर रही हूँ, मैं मेंटल वर्क बहुत कर रही हूँ, लेकिन मेरा सुबह से शाम तक पेशेंट्स के साथ काउंसलिंग सेशंस होते हैं, तो मेरा बैठे रहने का काम है, मेरी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होंगी। एक ही पैमाना सबको असेस करने का कभी भी नहीं हो सकता, सही, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात बहुत ही सही है कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 ना, कि वक्त का कांटा बेवक्त के कांटे से बेहतर है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप जैसे अपने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स रखते हैं, तो आप अपनी कैलोरीज की भी इस तरह, मतलब अपने बैंक के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट्स रखें कि आपको आगे चल के अगर हड्डियों की कोई बीमारी हो रही है तो आपके रिजर्व्स हों, तो आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा होना चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि इतने की जगह इतना खाएं, भाई आप क्वालिटी ऑफ फूड की बात करें ना, क्वांटिटी से ज़्यादा आप इसकी बात करें कि जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं खाने के लिए, सब अच्छी हैं, सब हलाल हैं, लेकिन इन मॉडरेशन। म्याना रवी का प्रिंसिपल हमें सिखा दिया गया, बस आप उसके अंदर रहते हुए रोटी, सब्जी, दालें, गोश्त सब कुछ खाएं। अच्छा, एक मसला ये है कि हमारे मुल्क में डबल बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन है, 2 धारी तलवार के। एक तरफ इतने अंडरवेट लोग हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 24% पॉपुलेशन ऐसी है जो अंडर नरिश्ड है, यानी कि जो न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका लो है। और ऑन दी अदर साइड ऐसे लोग हैं कि जो ओवरवेट हैं, ओबेसिटी का शिकार हैं। 10-10 साल के मोटे बच्चे मेरी क्लिनिक में आ रहे हैं जिनको अभी से वो वाली शुगर है जो हम कहते थे 40 साल के बाद होगी, उनको अभी से हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है उनके। तो ये ओबेसिटी लाइफस्टाइल चेंज करना अभी अगर हम नहीं करेंगे तो हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का शिकार होना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए खाएं सब कुछ। जैसे कि मुझे याद है, मैं घारो जाया करती थी, आई यूज़ टू वर्क फॉर बकाई डायबिटीज़। तो सही, बकाई साहब ने एक घारों में एक पेरिफेरल सेटअप बनाया था। वहाँ पे लोग इतने गरीब थे कि मैं वहाँ पे सब्जियाँ, फल, इनकी क्या बात करती, वहाँ पे लोग रोटी के साथ प्याज खाते थे, इतनी गुर्बत थी।
मैंने पहले सोचा कि मेरा जाना तो वहाँ पे यूजलेस है, शायद मैं जाऊंगी तो मेरी डाइटरी एडवाइस का तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर बाद में मैंने एहसास हुआ वो लोग पान, गुटखा, छालिया, इस पे भी बहुत सारे पैसे खर्च करते थे। The point is about priorities. तरजीहात को कैसे सेट करते हैं कि हेल्थ किस नंबर पे आती है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी इस सिलसिले में। तो शुएब, अब तक जो हमने बात की ना, मैं इस नतीजे पर पहुंचती हूँ, जैसे एजुकेशन, करियर, आप इसकी चॉइस लेते हैं, अपनी मुताबिकत से लेते हैं, खाने के मामले में भी ऐसे ही होना चाहिए। सिंपल सी बात है यार, अगर इतना खाना है तो इतनी एक्सरसाइज भी करनी है, नहीं करोगे तो ये ओबेसिटी की तरफ जाएगा, मामला होगा खराब। लेकिन अभी हमने ब्रेक लेनी है, खाने पे नहीं, प्रोग्राम में। हाजिर हैं हम जनाब एक बार फिर से, लेकिन आवाज लगने वाली है हाजिर हो। जाली अकाउंट्स केस की पहली समाअत, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर एहतसाब अदालत पहुंच गए। इसी बारे में बात करेंगे। समा के नुमाइंदे वहाब कामरान हमारे साथ है। वहाब कामरान, इंतजामात कैसे हैं, कैसा माहौल बना हुआ है, कैसी खबरें हैं आपके पास? जी किरण, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हैं। आज जाली अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में आसिफ अली जरदारी जो कि साबिक सदर हैं और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर नैब कोर्ट में पहुंचे हैं और इस वक्त वो दोनों नैब कोर्ट में ही मौजूद हैं। मजीद 22 अफराद को भी आज अदालत ने तलब कर रखा है इसी केस में और इस वक्त सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हैं। मजमूई तौर पर 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात हैं, 200 से ज्यादा रेंजर एहलकार। ये तमाम देखे भाले से मनाजिर हैं। जब शरीफ खानदान यहाँ पर पेश होता था तभी मनाजिर सिक्योरिटी के भी ऐसे थे, काफिला भी ऐसे आता था। लेकिन आज आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पहुंचे। आपसे दिन भर लेंगे अपडेट्स। वहाब फिलहाल शुक्रिया। अब एक रिसर्च आपके सामने रखती हूँ। बिल्लियां एक दूसरे का नाम जानती हैं, पहचानती हैं। अगर इन्हें पुकारा जाए तो ये खुद को पहचान लेती हैं, समझ जाती हैं कि इनको बुलाया जा रहा है। एक नई रिसर्च। क्या मतलब नई रिसर्च किरण? नई रिसर्च है शुएब। यार कभी के खानदान में किसी ने बिल्ली रखी होगी तो वो भी बुलाएगा तो बिल्ली आती है, इसमें नई रिसर्च कहाँ से आ गई? अब ये आप जरा पूछिए जापान की यूनिवर्सिटी से, क्योंकि उन्होंने रिसर्च कराई है और उन्होंने बताया कि मालिक पुकारे तो बिल्ली मुतवज्जो होती है, लेकिन कभी कभी शरारत में ऐसी बनी बैठी रहती है जैसे मुझे क्या पता किसे पुकार रहे हो। नजरअंदाज कर देती हैं। बिल्लियां अपना नाम जानती हैं। जी हाँ, हैरान मत हो, नई रिसर्च से पता चला है कि पालतू बिल्लियां पुकारे जाने पर समझ जाती हैं कि उनका नाम लिया गया, लेकिन बाज औकात बस वो उन्हें नजरअंदाज कर देती हैं। बिल्लियां पालतू जानवरों की फहरिस्त में सबसे ज्यादा मकबूल तरीन जानवर है, क्योंकि हम में से कई अफराद बिल्लियां पालने के शौकीन होते हैं या उन्हें देखकर खुश होते हैं। जापान की यूनिवर्सिटी में बिल्लियों पर की गई रिसर्च से पता चला कि पालतू बिल्लियां मालिक की जानिब से पुकारे जाने वाला नाम समझ जाती हैं। रिसर्च टीम के मुताबिक उन्होंने कई बिल्लियों पर मुशाहिदा किया। जब मालिक की जानिब से आवाज लगाई जाती तो 16 में से 11 बिल्लियों ने 5 सेकंड में उस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया और फौरन मालिक की जानिब चली आईं। रिसर्च से पता चला कि बिल्लियां सिर्फ मालिक की आवाज ही नहीं पहचानती, बल्कि वो दीगर बिल्लियों के नाम, हरकतों और सुनने की सलाहियतों से भी भरपूर तरीके से वाकिफ होती हैं। तो भाई नई चीज सिर्फ इतनी थी कि बिल्ली दूसरे का नाम भी जानती है, यानी दूसरी बिल्ली का नाम भी जानती है, उसकी हरकतों से भी वाकिफ है। अच्छा, ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। ओके फाइन। नया दिन में एक बार फिर खुशामदीद। लोक गुलकार लाला मद्दाहों के दिलों पर करते रहेंगे राज। अताउल्लाह खान ईसा खिलवी खैरियत से हैं। जिस किसी ने भी खबर उड़ाई थी कि वो हमें नहीं रहे, झूठी बात थी बिल्कुल। अल्लाह उनको सेहत दे, लंबी उम्र दे। चंद रोज पहले की बात है, एक सोशल वेबसाइट थी, वहां पर एक सारिफ ने, एक यूजर ने अताउल्लाह खान ईसा खिलवी की मौत से मुताल्लिक खबर दी और ये बिल्कुल झूठी थी। शुएब, आज लाला है नया दिन के मेहमान, तो उन्हीं से करेंगे बात। लाला, सबसे पहले आपको कहेंगे सुबह खैर। बहुत खुशी की बात है कि आप बड़े फ्रेश लग रहे हैं, बहुत अच्छी आपकी तबीयत है, लेकिन हम जानना आपसे पहले यही चाह रहे हैं, आपकी तबीयत से मुताल्लिक आपकी तबीयत नासाज हुई और आप देखते हैं आप भी सोशल मीडिया की उस झूठी खबर का शिकार हो, उससे मुतासर हुए, फिर आपने फौरन वीडियो बनाई और अपने मदाहों को बताया कि आप खैरियत से हैं। हाँ, कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आमीन, आमीन। बहुत एहसानमंद हूँ कि अब मेरे सुनने वालों में और मेरे में जो गलतफहमियाँ पैदा हुई हैं मेरी वजह से, तो वो दूर हो जाएंगी आपकी तवज्जुह से।
अल्लाह आपको सलामत रखे। कुछ दिन पहले 23 मार्च को मेरा अवार्ड था, तो उस दिन मुझे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस हुई बैकबोन में। सही। तो अवार्ड लेने के बाद मैं वापस आ गया, तो हॉस्पिटल में मैं रहा 2-4 दिन। उसकी वजह मेरी बैकबोन में थोड़ी सी इन्फेक्शन थी। अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त इलाज हुआ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। माशाल्लाह। ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई ये होगी। दुश्मन ने उड़ाई होगी। कौन था? क्यों किया उसने ऐसा? लाला, आपने उनसे पूछा नहीं? कुछ इस सिलसिले में मालूमात नहीं मिली आपको? गिरफ्तार भी हुआ? नहीं, मैं बेटा मेरा गिरफ्तार हुआ था, उसको फिर मैंने माफ़ कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों से गलतियां होती रहती हैं। आजकल के बच्चे जो हैं वो खेलते रहते हैं, टेलीफोन मोबाइल से खेलना उनका मेरा ख्याल है उसके अलावा कोई काम है नहीं। ये कौम पहले ही सफ़र कर रही है, पहले ही बहुत उदास है, पहले ही बहुत परेशान है। इसके लिए हमें बजाय परेशानियाँ क्रिएट करने के, हमें तो इस कौम के लिए खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। ये तो हम सारे मिलजुल के इसके लिए काम। लाला, ये तो हमने हमेशा देखा, आप दूसरों के आंसुओं की तर्जुमानी कर देते हैं, आपकी आवाज़ दूसरों के लिए ढारस भी बन जाती है, आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, आपने माफ़ भी कर दिया। लेकिन आपने कम से कम पूछा तो होता कि भाई तुमने ऐसी बात क्यों की थी, या उसको कम से कम इतनी सज़ा तो मिलनी चाहिए थी। एज अ फैन मैं ये कहती हूँ कि वो दोबारा कभी हमारे साथ इस तरह का ना हो, हमारे साथ कभी किसी कोई भी हमारे बारे में ना इस तरह के, हाँ आपके बारे में हमको ऐसी खबर ना दे। चूँकि मैं फेस टू फेस था नहीं, वो फासला दरमियान में बहुत था। डेरा गाजी खान और डेरा लाहौर में बड़ा फ़र्क है, तो मैं भी इस पोजीशन में नहीं था कि ट्रैवल करता। तो पुलिस ने उसे गिरफ़्तार किया, तो उसने माफ़ी मांग ली, मुझसे गलती हो गई। तो गलती बच्चों से होती जाती है, बच्चों से होती रहती है। कोई गलती तस्लीम कर ले और माफ़ी मांग ले, उसमें माफ़ कर भी देना चाहिए, जिसने आपने माफ़ किया। और उसकी एक वजह यह भी थी कि तौसा शरीफ से उसका ताल्लुक़ है। मैं चूँकि तौसा शरीफ का एक अदना सा ग़ुलाम हूँ, और हज़रत नसर साहब के कहने पे मैंने उसे इग्नोर किया कि ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा है, आइंदा नहीं करेगा। उसने भी मादरत कर दी, और मेरा ख़्याल है कि वो आइंदा नहीं करेगा। और ख़ास तौर पर इस तरह मैं सारे बच्चों से, सारे बच्चे मेरे लिए बहुत प्यार के काबिल हैं। अल्लाह उनका मुस्तकबिल अच्छा करे, ताकि वो इस कौम की खिदमत कर सकें, इस मुल्क की खिदमत कर सकें। तो मेरी यही गुजारिश है कि कोई भी खबर आगे बढ़ाते हुए पहले उसकी तस्दीक कर लें, तो ज़्यादा बेहतर होती है। अच्छा, अगर मैं अभी कुछ कहूँ तो आप इग्नोर तो नहीं करेंगे लाला? आपका हुक्म सर आंखों पे। अल्लाह, आप तो मैं बिल्कुल, मेरी ज़बान को ताले पड़ गए। कैसी बात आपने की लाला। मुझे ना मैंने ना, वैसे तो मैंने सोचा था कि मैंने सारी की सारी ना कैसेट से लेके तो सीडीज के ज़माने तक सारे ट्रैक सुन लूंगी। आप मेरी एक बात सुन ले जी। सुनोगी मेरी बात? आप कहिए ना। दिल के मामलात से अनजान तो न था, वाह। इस घर का फर्द था, कोई मेहमान तो न था। दिल के मामलात से अनजान तो न था, जिन के दम से रौन के शहरों में जा बसे, वरना हमारा गाँव यूं वीरान तो न था। दिल के मामलात से अनजान तो न था। माशाअल्लाह, क्या आवाज, कैसा लगा? जबरदस्त। ये बंद क्यों किया, रुके क्यों? ये क्या किया आपने? थैंक यू, सलामत रहो। देखो, मैं तुम्हारे दिल की बात समझ गया था। आपको पता है, इन लोगों ने मुझे इतने दिनों से कह रखा है कि अब ही मिल जाएंगे लाला, अब टाइम मिल जाएगा, अब आ जाएंगे, और अब फाइनली जो है ना, देखिए मौका अब बना है। कल रात से मुझे नींद नहीं आई। नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे, और इंशाल्लाह मैं जल्द आपके पास हाजिर होंगे इंशाल्लाह। आप कराची कब आएंगे? चलिए ये बताइए अभी मुझे। तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए, आप जब कहेंगी मैं आ जाऊंगा। अभी तो मेरा ख्याल प्लान आपका दुबई का है रिसेंटली।
हाँ, अभी इंशाल्लाह 13 को दुबई शो है, 14 को वापसी है, फिर उसके बाद आप जब कहेंगे सर आँखों पे मैं हाजिर हूँगा। अच्छा, सुनते आए हैं हम ऐसा कि अगर कोई मुस्कुरा के देख ले दिले बीमार को तो शिफा मिल जाती है। आपको किसने मुस्कुरा के देखा? आप इतनी जल्दी माशाल्लाह से भले चंगे हो गए, हशाश बशाश हो गए। ऐसा एक गाना भी आपका ये था अब थोड़ा। बच्चों से ऐसी बातें शेयर नहीं करते। फिर गाना शेयर कर लें, वो कर सकते हैं। हाँ जी, और यही वाला अगर हो जाए थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, बहुत शुक्रिया। नहीं सुनाएंगे आप नहीं, ये सिर्फ वाला शुक्रिया से काम गाना? तो नहीं चलेगा, हम तो सुनेंगे वो वाला। प्यार नाल ना जी, अच्छा वो गाना। जी जी जी। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी है। प्यार नाल ना सही तेरा दीदार चन्ना साडी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है। तू जी नन से ते चुम लईदा है तेरा दर, बीमारां नूं शफा मिल जांदी है। प्यार नाल ना। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू से मुझे लगा अगला गाना नहीं सुनाएंगे आप मुझे, हालांकि मैं इतना सा सुनती, 2 लाइंस बस। थेवा मुरीदा थेवा, एक लाइन सुना दे। इंशाल्लाह पॉसिबल है? ए थेवा सारा कुछ एक दिन में सुनना था। ये तो हो जाए थोड़ा सा। ए थेवा मुदरिदा थेवा, सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा, निखाबां विच आण वालीए, निखाबां विच आण वालीए। किसी ऑर्केस्ट्रा की कहाँ जरूरत है आपको? ये क्या बात है आपकी। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। थैंक यू। अच्छा, एक बात बता बहुत दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू। जी जी। एक बात बता दीजिए, नाश्ता कर लिया आपने? कब तो लंच का टाइम होने वाला है। ये इसी हमने पूछा आपसे लोग सीखें ताकि यार कि अर्ली ब्रेकफास्ट, अर्ली लंच, जल्दी जल्दी नाश्ता करना जरूरी है। और नाश्ते में क्या खाते हैं वो भी बता दीजिए। मैं तो बहुत सादा सा आदमी, जो मिल जाए उसी को मुकद्दर समझ लिया बस। मुझे तो बिरयानी मिल जाती है, मैं वो भी सादगी के साथ खा लेती हूँ। आप मुझे अपना मेन्यू क्यों नहीं बता रहे? चलो, आप वो सियासी होते जा रहे हैं। नहीं, जब तेरा मेहमान होगा तब तो तुझे बताऊंगा कि मुझे नाश्ते में क्या चाहिए। अच्छा, ठीक है। और ये जिस तरह आपने सियासी जवाब देना शुरू कर दिया ना, तो वो सियासी गाना भी आप गा लेते हैं। ये बड़ा सियासत की तरफ आप जा रहे हैं। नहीं, तौबा तक मैं ये भयानक गलती कभी नहीं कर सकता। मैं ये कभी नहीं कर सकता। मेरा तो प्यार है इस मुल्क से, इस धरती से। मेरा इमरान खान से मेरा एक ताल्लुक़ है, एक रूह का ताल्लुक़ है, एक वास्ता है। उसी तवज्जुह से मैं इतना आगे बढ़ गया, वरना शायद मैं इतना आगे ना बढ़ता। और जिस तरह आजकल बहुत तनकीद की जा रही है हुकूमत पर, तो क्या ही अच्छा आपको ऐसा गाना बनाएं तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लोग वो सुने तो थोड़ा सुकून में आ जाएं, थोड़ा हौला हाथ रख लें। हाँ, इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ और जल्दी मैं अब बनाता हूँ इस तरह का गाना। क्योंकि असद उमर ने भी कहा था, असद उमर ने कहा था कि जब मैं बहुत परेशान होता हूँ ना मईशत को देख के, तो मैं गाना सुनता हूँ। तो क्योंकि म्यूजिक वैसे भी रूह की ग़ज़ा है। और हम दोनों ने ये मशवरा देना चाह रहे थे कि वो आपको सुने। मैं इंशाल्लाह
और अल्लाह इस धरती को कायम रखे, अल्लाह हम सबको कायम रखे। ये सारी बात, सारे झगड़े ही ज़िंदगी तक है, इस खूबसूरत पाकिस्तान को अल्लाह रहती दुनिया तक कायम रखे। ये है तो हम हैं, ये सारे सिलसिले चलते रहेंगे। बेशक 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 आपस में थोड़े इख्तलाफात सही, लेकिन हम सब हैं तो पाकिस्तानी, और इसमें तो कोई शक नहीं कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम मोहब्बतों की बात करते हैं, दिलों को मिलाने की बात करते हैं। जी इख्तलाफ तो होते रहते हैं, घर में होते हैं, बच्चों से, मेरे सावल से इख्तलाफ होते हैं, बेटी से इख्तलाफ होते हैं, ये तो कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत सिलसिला चलता रहता है। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तो ये सिलसिले चलते रहते हैं। असल जो है बुनियाद हमारी ये खूबसूरत पाकिस्तान है तो हम हैं। अल्लाह इस धरती को रहती दुनिया तक कायम रखे, आमीन। और मैं जानना आपसे ये भी चाह रहा था कि जिस तरह आपने कहा कि आप कोशिश करेंगे कि आप एक नया गाना बनाएं जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है, यानी कोई प्लान है आपका भी रिसेंटली कुछ नया गाना तैयार करने की? इंशाल्लाह कोई है, कोई प्लान में है, कोई बोल लिखे, प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, कर रहे हैं ये? अगर बोल अभी बोल नहीं है उसकी, मैं उसका बना रहा हूँ, स्केच बना रहा हूँ इंशाल्लाह, और मेरे उसमें पाइपलाइन में है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप तक पहुँचेगा, बहुत जल्दी पहुँचेगा भाई। अच्छा, नए पाकिस्तान को लेकर जो आपने गाना गाया सारे लोगों के दिल में घर कर गया, सब लोगों को वो वैसे ही जितने आपके गीत थे ना वैसे ही उस गीत से प्यार हो गया, भले उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो। तो ये फरमाइएगा कि ये आज हमने आपको आइडिया दिया है कि अब आप इसी से मिलता जुलता या मौजूदा सूरत हाल के ऊपर गाना लेकर आए, या आपने सोचा था कि वो तो मैंने गा दिया, अब अगले 5 साल के लिए एक और गा देता हूँ? नहीं, मैं अब इसी से मिलता जुलता प्रोजेक्ट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। और क्या आप कुछ ऐसे आइडियाज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं? नो डाउट आपने पिछले कुछ अरसे में ऐसा किया भी, क्या आपने नए लोगों के साथ मिलकर काम किया, कुछ नई तरह की हमें कॉम्पोजिशन सुनने को मिली, जैसे कि उठा वाले था, उस तरह के कोई एक्सपेरिमेंट्स आप और भी कर रहे हैं? ज़ाहिर है बेटा, जब वक्त के साथ साथ ज़रूरियात और माहौल सारा कुछ बदल जाए, अब आज का जो लिसनर है उसका जो टेस्ट है वो भी बदल गया, तो उस तवस्सुत से हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। इंशाल्लाह मैं अभी जो नया रंग आप जिसको समझ रही हैं, इंशाल्लाह उसी रंग में आपके सामने पेश करूँगा। ठीक है। और जब भी कोई सिंगर यहाँ से मशहूर होते हैं, यहाँ उनके लिए प्यार होता है, दुनिया भर में होता है, तो वो कहते हैं, वो ये एम करते हैं, ऐसा सोचते हैं वो और करना भी चाहते हैं कि भाई हम यहाँ से पड़ोस भी जाएं और यहाँ से हम हॉलीवुड भी जाएं, हम वहाँ जाके भी काम करें। तो आप नहीं सोचते कि मैं भी अपने आप को, जैसा मेरा वास्ट म्यूजिक है वैसे ही मैं भी आगे आगे बढ़ूँ, मैं भी नए लोगों के साथ काम करूँ, मैं भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं, मेरा पाकिस्तान, मेरा हॉलीवुड है, मेरा बॉलीवुड है, मेरा जो कहो सारा कुछ यही है मेरा। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है मेरी बेटी हॉलीवुड के साथ काम कर रही है, लेकिन मैंने कभी तसव्वुर ही नहीं किया। मेरे लिए सब कुछ मेरा पाकिस्तान है। जितनी राहत, जितना सुकून, जितना सुख मैं यहाँ महसूस करता हूँ माँ की गोद की तरह, वो कहीं और नहीं मिलता। और ये कितनी प्यारी बात है कि आप अपने बच्चों को जो वो चाहते हैं उसको करने से नहीं रोकते, उनको ये नहीं कहते कि जैसे मैं चलता हूँ वैसे चलो। नहीं, मैंने अब कभी अपने बच्चों पे कोई कदगन नहीं लगाई कि तुम इन लाइनों पे चले। वो माशाल्लाह खुद समझदार हैं, अपने लिए खूबसूरत रास्ते उन्होंने बनाए हैं, और मेरी तो सिर्फ ये दुआ होती है कि इस मुल्क के लिए नेक नामी का बायस बने। बिल्कुल यही दुआ होनी चाहिए हर वालिद की और हर वालिदा की ये दुआ होनी चाहिए अपने औलाद से मुतालिक। अब क्योंकि वक्त भी कम है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ क्योंकि नया पाकिस्तान का गाना वो चाहे पॉलिटिकल है, बट हम सब भी चाहते हैं पाकिस्तान बदले, एक नया पाकिस्तान बने। तो कतई नज़र कि उसका क्या ताल्लुक है तहरीक इंसाफ से, मैं चाहूँगा अगर आप हमें बनेगा नया पाकिस्तानी सुना दें आखिर में तो मज़ा आ जाए। हाँ, पूरा तो मुझे याद नहीं है क्योंकि जितना पाकिस्तान बन गया उतना सुना दे। जो आएगा इमरान से शुरू कर दे, कोई बात नहीं, चलेगा। जब आएगा इमरान सबकी जान बढ़ेगी, कौम की शान बनेगा नया पाकिस्तान। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप साथ मौजूद लाला, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे, और जिस तरह आप
सोशल मीडिया के एक फेस का शिकार हो, अल्लाह करे कोई इसका शिकार हो, जिस तरह आपने माफ़ किया, ये भी एक प्रेसिडेंस है कि माफ़ करना भी चाहिए। किसी से भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना भी चाहिए। माफ़ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आप जब कुछ नहीं कर सकते तो फिर आप माफ़ कर देते हैं। ये माहौल नहीं होना चाहिए, कम से कम सोशल मीडिया को लेकर। तो मेरा ये कहना है, मुझे ब्रेक लेनी है। आप मुझे भी ब्रेक लेनी है, मैं नहीं माफ़ कर रही, लेकिन आपको बिल्कुल माफ़ नहीं कर रही मैं। कर दें? नहीं कर रही मैं। हाजिर है ब्रेक के बाद डॉक्टर सादिया जावेद के साथ। होटल्स में वेटर से बात करने की ज़बान क्या होती है, बिना कुछ कहे अपना पैगाम कैसे पहुंचाते हैं और कहीं जाते हैं तो कैसे बैठते हैं, ये सब सिखा रहा है द ब्रिटिश स्कूल ऑफ एटिकेट्स। ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर बताएंगे आपको कि किस तरह से कितने मुआविन और मददगार होते हैं ये स्किल्स और ये आदाब। घर में खाना कैसे खाएं, पार्टीज में क्या अंदाज अपनाएं, होटल्स में खाने के आदाब क्या हों, चलना फिरना, उठना बैठना और बात करना कैसा होना चाहिए, ये सब सीख सकते हैं स्कूल ऑफ एटिकेट्स में। जी हाँ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ब्रिटिश स्कूल ऑफ एटिकेट अब आदाब सिखा रहा है। इस स्कूल में कामयाब करियर के लिए स्किल्स बढ़ाने की तालीम और तरबियत के साथ जिंदगी के आदाब भी सिखाए जाते हैं, जिनमें उठने बैठने, गुफ्तगू करने, सुनने, छोटे बड़ों की इज्जत करने, खाने पीने, सफर करने, घूमने फिरने के आदाब शामिल हैं। ब्रिटिश स्कूल ऑफ एटिकेट में कितने बच्चे ज़ेरे तालीम हैं और क्या सिखाया जाता है और आज हम क्या सीखेंगे, सब पर करेंगे बात, क्योंकि डॉक्टर सादिया मेरे साथ मौजूद हैं और हम यहाँ बैठ चुके हैं तसल्ली के साथ, ताकि अच्छी तरह आज हम सीख कर जाएँ जो कुछ हमें अगर नहीं आता और अगर आपको हमने सिखाना तो आज हमने आपको क्या सिखाना है। तो पहले क्योंकि आपका ये इदारा सिखा रहा है बच्चों को, मैं जानना चाह रहा हूँ पहले से कि कितने बच्चे हैं जो कि भी सीख रहे हैं और क्या कुछ सिखाया जाता है अपार्ट फ्रॉम टेबल डाइनिंग के अलावा। British School of Etiquette जो है, it's in partnership with the British School of Etiquette, which is in UK. We can proudly say we are the only institute in the world. We are ILM certified, which is Institute of Leadership and Management in UK, and we are CPD, we are investors in people, and we are trainers in excellence. बहुत मुश्किल बातें हैं, तो हम आसान चीज़ों की तरफ आते हैं क्योंकि अब टेबल सज चुकी है तो हम स्टार्ट करते साथ बातें नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर डाइनिंग टेबल पर बैठना है, मैं सही बैठा हूँ, बटन खोल के मुझे पहले बता देते उन्होंने कि बटन खोल के बैठना है तो मैं बैठ जाऊँ। Whenever a gentleman sits on table or anywhere, you have to open your button. Just like this. Just like this. And the minute you get up, you have to close it. खुदाफिज। खाना खाए बगैर भेज रहे थे मुझे, अभी मैं नहीं उठ रहा। तो एनीवेज क्योंकि हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं है, जितना है उससे हम सीखते हैं, तो लेट्स टीच। अच्छा, आपके ऊपर है अब तो। अच्छा, जब कभी भी आप डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे होते हैं, देन द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज कि नैपकिन। ओके, नाउ नैपकिन को ज़रूरी नहीं है कि अभी खाना ले हुआ है कि नहीं हुआ है, आपने सबसे पहले नैपकिन अपनी लैप पर रखना है, ठीक है? क्या मर्दों और औरतों का ये रखने का तरीका एक ही है? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखा, सही सवाल किया। बिकॉज औरतों का ये जो ओपन वाली साइड है, इट शुड बी फेसिंग देम, राइट? बिकॉज औरतें जो हैं, व्हाई डू यू नीड अ नैपकिन? बेसिकली आप कपड़े नहीं ख़राब करना चाहते, ठीक है, मुंह पे कहीं खाना लग जाए तो यू नीड टू क्लीन इट। तो औरतें कैसे करती हैं कि दे क्लीन फ्रॉम द इनर साइड, सो दैट लिपस्टिक जो है वो उनके कपड़ों पे दोबारा नहीं लगे, सॉरी, एंड देन दे पुट इट बैक, राइट, एंड यू नेवर टेक आउट दिस नैपकिन फ्रॉम योर लैप, राइट, जब तक कि आप खाना ख़त्म नहीं होता। अगर आपको किसी काम के लिए यू हैव टू गो टू द बाथरूम और एनीवेयर, ठीक है, या किसी और काम के लिए आपको उठना है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट पुट इट एंड पुट इट बैक एंड गेट अप, और फिर उसके बाद फिर दोबारा आए, ऐसे रखें, फिर ऐसे रखें, एंड देयर यू गो। ओके, और मैंने सही नहीं रखा? बिल्कुल सही रखा। ओके, सही रखा। अच्छा बच्चे अच्छा, बच्चे बड़ा ये चीज़ें सीखते थे नानियों दादियों से, लेकिन अब हमें एक लगता है बाकायदा स्कूल की ज़रूरत है ये सिखाने के लिए, क्योंकि अब तो सीढ़ियों पर बैठ के बच्चे खा रहे हैं या प्लेट से बाहर गिरा के खा रहे हैं, अब सीख नहीं रहे बच्चे या कोई सिखा नहीं रहा उनको। तो कितने छोटे बच्चे आपके पास आते हैं सीखने के लिए? इतने नहीं आते होंगे, बड़े बड़े बच्चे आते हैं। बड़े बेसिकली ये तो खैर माएँ फ्रॉम द डे वन एक्चुअली शुरू करती हैं, थोड़ा थोड़ा। इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, इसमें आपको सिर्फ हर चीज़ तमीज़ के साथ खानी है। ओके, साथ साथ सिखाएं भी ना, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, गरम है? बिल्कुल गरम है। इस्तेमाल सब कर सही से नहीं कर रहे, सही से नहीं कर रहे। द पॉइंट इज कि हम लोग खाना, इसमें एटिकेट में क्या चीज़ है,
आपने खाना बहुत तेजी से नहीं खाना, ओके, बहुत ज्यादा नहीं खाना, ठीक है? यानी 2 रोटी नहीं खानी है, 1 रोटी खानी है। Going back to your previous topic, खाना जो है आपने एक एक बाइट लेनी है, Okay. take small bites and enjoy the flavor. Oh, that's very important. Enjoy your food. आपको मालूम है कितना वक्त लगता है एक जैसे ही आपने खाना खाया है और reaches your stomach, और कितने टाइम के अंदर वो आपके ब्रेन को बताता है कि खाना you're full? Can you guess? No. How much time? Nanoseconds? नहीं, ज़्यादा वक्त लगता है। 10 to 15 minutes. यानी हम खाने को चॉकलेट की तरह खाएं, मजा लेके आसानी से। Exactly. और तभी वो आपका जो स्टमक है वो आपके ब्रेन को मैसेज देगा कि ये फुल हो गया है। ओके। अब जो लोग जल्दी जल्दी खाते हैं वो मैसेज बेचारे तब तक तो इतना जब तक मैसेज पहुंचता है बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत देर हो चुकी होती है। Can't do anything about it. So that's the first step. Okay. ठीक है? अच्छा, now soup का जो स्पून होता है इट्स मच राउंडर देन दिस, ठीक है? अच्छा, सूप चूंकि हॉट है, ठीक, तो सूप को जब आप लेते हैं यू टेक द सूप फ्रॉम हियर और ऑपोजिट डायरेक्शन से टच किया वहां पे ऊपर ताकि नीचे ना गिरे, ठीक है? और सूप को यहाँ से नहीं पीना है, यहाँ से नहीं पीना, नहीं पीना है, जो डायरेक्शन स्पून की आपकी तरफ है वहां से पीना है। ये तो पता ही नहीं था। And then you put it back. जबरदस्त। तो ये तो सूप हो गया। Done with the soup? We are done with the soup. Okay. Now we have cake. यार केक तो मेरे घर हो तो मैं तो ऐसे ही खा लेता हूँ। बिल्कुल आप खा सकते हैं। सही खाता हूँ। बिल्कुल सही खाता हूँ। Thank you. Absolutely right. केक आप खा सकते हैं। For example, हम जादू कर लेते हैं। ये केक नहीं है। मोहम्मद शमी ने जादू कर दिया है। This is a steak. Yeah. Okay. आपका बीफ स्टेक है और मेरा चिकन स्टेक है। चिकन स्टेक है। फिले कह लें चले जो कहते हैं। We have a magical one. Okay. ये आपका हुआ, ये आपके स्टूडेंट का हुआ। बिल्कुल। अच्छा। खबरदार किसी ने कहा केक है, मैंने कह दिया स्टेक है तो स्टेक है भाई। अच्छा। अब जो नाइफ होती है वो राइट हैंड में लेनी है। ठीक है? ये आपके पाम में ये टच करना चाहिए and this is how you should. Yes. Okay. ऐसे नहीं पकड़ना, नहीं ऐसे पकड़ना है। देख लें दोबारा, ऐसे पकड़ना है। And goes like this. किसी भी फॉर्म में, now these tongs of the fork, they should never be facing up. उसको मालूम है इसकी एक हिस्ट्री है। It's a very interesting fact. In the old British times, क्या होता था कि जब एक किंग दूसरे किंग को इनवाइट करता था खाने में, और अगर फोक का इस तरफ होता था तो you know, you could have stabbed. लड़ाई झगड़ा, okay. ये एक मैसेज है. If you are keeping the fork down, this is the message that you are giving to the world that you are sitting in peace. Okay. आपने जो दूसरों को बुलाया है, पीस में बुलाया है. So this thing never goes up, never ever ever. हम तो वैसे भी अमन की बात करते हैं. इसी तरह बात करेंगे. अच्छा. सबसे पहले आपने क्या करना है कि स्टेबलाइज करना है. शुक्र आपने ये नहीं कहा कि केक यहाँ रखना है, यहाँ रखना है. नहीं. आपने अपने स्टेक को फोक से आपने स्टेबलाइज करना है. नाइफ को इस तरह रखना है, इसको कट किया. नाइफ को इस तरह भी यूज कर सकते हैं अगर कोई चीज गिर रही है. ठीक है, जैसे स्टेक अगर गिर रहा है. यस, ओह यस, स्टेक गिर रहा है. पुट द नाइफ बैक. आई वांट यू टू पुट द नाइफ बैक. ओके. Steak is yummy. And now put your fork as well. In the next, yes. खत्म हो गया. इतना ही खाना No. अच्छा. And then you enjoy the flavor. जो इसमें पेरी पेरी सॉस है ना, थोड़ी ज़्यादा लग रही है मुझे. But nice. I like the mushrooms in it as well. Yeah. Mushrooms. आप इमेजिन करें आपको टेस्ट फील होना शुरू हो जाता है. You know, your mind can affect your body can affect your mind. So. लेकिन अभी तक मेरे माइंड को पता नहीं चला कि मैंने कितना खा लिया. आपने कहा 10-15 मिनट्स लगते हैं. 10 to 15 minutes लगते हैं. Then you take another bite. Okay. Okay. Just a small piece. Cut it like this. Put it in your mouth. आप दोनों मगन होके ये केक नुमा स्टेक खा रहे हैं ना. 20 सेकंड्स रह गए, मैं बता रही हूँ. उसके बाद just if you're done. So that's the way to put it back. Yes, that's the way to put it back. Right, I'm done with my steak. बहुत अच्छा था. So am I. अच्छा, जिस तरह clean your mouth. Okay. गंदा ही नहीं किया. Anyways, ये हो गया.
ये तो हमने खाने के आदाब सीख लिए, और भी तो आपको लोग सिखा रहे हैं चलने फिरने के आदाब, बैठने के आदाब। फॉर एग्जांपल हम अक्सर ये देखते हैं कि अगर आप बैठे हैं क्रॉस लेग्स ना बैठें, ये कहा जाता क्रॉस लेग्स, यू कैन सिट क्रॉस लेग्स। यूजुअली व्हाट आपके जो नीज हैं दे लाइक लेडीज और जेंट्स का डिफरेंट है। ओके, वे टू सिट। आई मीन कुछ आई हैव सीन मेनी जेंट्स जो के लाइक हु सिट विद ओपन लेग्स, वाइड ओपन लेग्स, डोंट डू दैट। ओके, पैर के ऊपर, टांग के ऊपर टांग रखकर नहीं बैठना सही है। जूते का सोल नहीं दिखाना दूसरे के, डिसरिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन। ओके, सो व्हेन यू सिट लाइक जब आप बैठते हैं तो इस तरह आपने रिस्पेक्टफुली आपने बैठना है। अब तो खैर इट्स अ स्टूल, आई कांट टेल यू बिकॉज योर फीट हैज टू टच द फ्लोर एंड माइन आर नॉट। ओके ओके, बट लेडीज का ये है कि लेडीज के नीज शुड बी लाइक टचिंग। ओके, दे शुड बी क्लोज्ड, राइट? और दे कैन स्लांट देयर फीट। ओके, ठीक है। और जिस तरह आपके ये इस तरफ हो सकता है, फिर इस तरफ भी हो सकता है। इफ आई एम टॉकिंग टू यू तो दे शुड बी, माय नीज शुड बी फेसिंग। ओके, यहाँ हमें क्विकली जाना पड़ेगा किरण की तरफ, क्योंकि एक बड़ी खबर किरण के पास है नाज़रीन को देने के लिए। प्लीज 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 मुझ पर आ जाए, मैं बताती हूँ। शहबाज फैमिली का अहम फ्रंटमैन एक शख्स को कहा जा रहा है, एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है लाहौर एयरपोर्ट से, और इससे जुड़ी कुछ खबर सामने आ रही है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर हमारे साथ है। अब्बास शब्बीर, अहम गिरफ्तारी है, कितनी अहम है ये? देखिए किरण, हमजा शहबाज केस में और जो शहबाज शरीफ फैमिली पर जो इल्जामात हैं उसमें ये एक अहम और एक बड़ी पेशरफ्त है। ये ने लाहौर एयरपोर्ट पर फील्डिंग लगाई हुई थी क्योंकि मुश्ताक चीनी, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड इस तरह है कि ये शहबाज शरीफ फैमिली का एक फ्रंटमैन है। सलमान शहबाज जो कि कहते हैं कि 600 मिलियन का उन्होंने लोन लिया हुआ है, लेकिन जब तहकीकात शुरू हुई तो मुश्ताक चीनी ने 600 मिलियन सलमान शहबाज के अकाउंट में फेक तरीके से ट्रांसफर किए, जिसका तमाम रिकॉर्ड जो है वो नैब और FIA के पास मौजूद है। आज मुश्ताक चीनी सुबह दुबई जा रहा था, लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया इसको। 3 हफ्ते से नैब इसको मुख्तलिफ हीले बहाने से कोशिश कर रही थी कि ये हमारे पास आए और अपना बयान रिकॉर्ड करवाए, लेकिन मुश्ताक चीनी जो है वो लाहौर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर अंडरग्राउंड था और नैब को मतलूब था। आज सुबह ये एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है, दुबई ये भाग रहा था और नैब ने इसको गिरफ्तार किया है। ये शहबाज शरीफ फैमिली का एक अहम मनी लॉन्ड्रिंग में एक अहम फ्रंटमैन है। 600 मिलियन की जो ट्रांजैक्शन है सलमान शहबाज के सही। अब्बास, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस खबर से मुताल्लिक अपडेट कर रहे थे। और क्योंकि वक्त कम है तो मैं चाह रहा था क्विकली अगर आप लास्ट मैसेज देना चाहें, क्योंकि वैसे तो बहुत आप लोग सिखा रहे हैं। We should know social media etiquette, especially, and this is a message for all the former Christian college students. I want them all to know you are enough. सही। You are enough. You are dynamic. You are brilliant. And I want you to shine your light. All right, thank you so very much। और हमें यहाँ पे क्विकली एक ब्रेक लेनी है। अर्शिया बहुत एंजॉय कर रही है भाई आप ठीक है? बहुत जोर से सॉरी भाई। नया दिन की ये छोटी सी मेहमान अर्शिया इमरान, वेलकम टू नया दिन। 8 साल किया जी, और कितने महीनों से ये प्रैक्टिस कर रही है? हाँ, ये फिजिक्स, बायो, मैथ्स, केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स जी। कितने दिन हो गए आपको प्रैक्टिस करते हुए? मुझे तो बहुत सारे दिन हो गए। बहुत सारे दिन मतलब बहुत सारे महीने हो गए हैं जी। 8 मंथ्स बैक। और कौन सा ऐसा जबरदस्त ट्रैक है जिसके ऊपर आपने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया और सबसे ज्यादा लोगों ने कहा वाह 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 अर्शिया छा गई, कमाल कर दिया? क्योंकि ये ड्रम का मामला ऐसा ना कि बहुत सारे लोग ये भी नहीं कर सकते, मुझे फला चीज सुना दे, मुझे ये वाली कॉम्पोजिशन सुना दे, है ना? ऐसा होता है ना। और जिस तरह किरण वो कह रही है, सिर्फ 8 मंथ्स यानी 8 महीने की तैयारी, ये तो क्या बात है भाई। अच्छा, ये जो अभी भी आपने प्ले किया था ना, ये मुझे अच्छा लगा। कोई मेरे जैसा शख्स आपके पास आते हैं और वो आके कहते हैं यार थोड़ा फास्ट प्ले करके दिखाएं। जी, स्टार्टिंग में तो बहुत लोग आते थे और तो से फास्ट करो फास्ट, लेकिन मेरे जो ट्यूटर थे वो बोलते थे अभी आपका जो बेसिक है आप उसमें स्लो करो। ओके, और अभी भी बेसिक चल रहा है, स्लो चल रहा है? ये बेसिक था? नहीं। ओके, हाँ, फास्ट पे आ गई हैं आप? जी। मुझे थोड़ा सा प्ले करके दिखाए ना।
चेक किया उसने भी, ठीक हो भाई? खैरियत से। वैसे ये मुझे तो पता ही नहीं था इतना कुछ जो होता है, ये क्या क्या होता है, जरा एक्सप्लेन ही कर दें क्या 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 होता है। मैं तो सबको ड्रम कहता हूँ। डांडिया के अलावा वो हमको पता है। ये जो होता है ये हाई-हैट्स होता है। ओके। और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ओके। ये स्नैर होता है, गाड़ी का जो स्नैर होता है ना, ओके, उसकी जैसे ये। राइट। ये सिंबल्स होते हैं, ये दो। ये जो ऐसे बजाए हुए, आपने कभी कभी ऐसे बजाया, मतलब ये क्यों? ये क्यों? स्टाइल होता है। स्टाइल। ओहो। देखिए ये स्टाइल के साथ करना है, इतना अच्छा भी करना है। किरण की ख्वाहिश जिस तरह बाकी भी ख्वाहिश करते हैं, तेज वाला बजा के दिखाओ भाई। तो ये सीखना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है और लोगों को महसूस भी करना है। टाइम कैसे मैनेज होता है? पढ़ना भी है। मैं 2 आवर्स पढ़ती हूँ और जब पापा ऑफिस से आते हैं तब 1 आवर के साथ प्रैक्टिस करती हूँ डेली। 2 आवर्स की पढ़ाई हो गई, 1 आवर्स की प्रैक्टिस हो गई, और जिस दिन ज्यादा शौक हुआ, ज्यादा दिल चाहा, थोड़ा से फ्राइज ज्यादा खा लिए, उस दिन का के नहीं 2 घंटे कर लेती हूँ। नहीं, वीकेंड पे तो मैं 1 या 2 बजे तक करती हूँ। ओके। और ये घर में ये नहीं कहते बेटा क्या शोर मचाया हुआ है? नहीं, सबको मजा आता है। ये बहुत अच्छी बात है, सबको मजा आता है, सब एंजॉय करते हैं। लेकिन हम आखिर में, क्योंकि वक्त खत्म होने वाला है अर्शिया, लास्ट में एक परफॉर्मेंस और हो तो क्या ही बात है। वन लास्ट क्वेश्चन, ये बताएं कभी कुछ डैमेज किया है इसमें से? शुरू में से कुछ तोड़ फोड़ दिया हो, कुछ गिरा दिया हो? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। ओके। आने वाले दिनों में रखे हैं वैसा ख्याल के, हो सकता है। You never know। और सिर्फ स्टिक्स की बात नहीं है, ये पैर का बड़ा अच्छा इस्तेमाल है। सी नजर नहीं आ रहा आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। सारा गुस्सा ही उतर जाए। हाँ जी, इस पे तो सारा गुस्सा होता है। सारा गुस्सा इस पे उतरता है। तो अब बिल्कुल लास्ट 15 सेकंड हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। और अर्शिया कुछ भी छोटा सा प्यारा सा प्ले कर दीजिए हमारे लिए।